Yes, very good morning, my friends, and how are you? We are here for setting up a business entity closure. आज हम setting up के amendments पर आज पूरा focus करेंगे, guys. Yes, before starting, first in the comment section मुझे बताओ कि is everything technically correct? तो हम start कर लेते हैं फटाफट. And I hope you are doing well in your life. Everyone is fantastic, everyone is healthy, and yes, everyone is performing the best. बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं. यस, आफ्टर दिवाली वी आर ऑल बैक. और यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा बिकॉज इंस्टीट्यूट हमेशा हर अटेम्प्ट में एक दिवाली बोनस देता है. दैट दिवाली बोनस इज योर अमेंडमेंट्स. जरूरी भी है बिकॉज व्हाट इज करंटली गोइंग ये जानना बहुत जरूरी है. तो गाइज आज हम बात करेंगे ये प्यारा सा दिवाली बोनस जो इंस्टीट्यूट से आया है, विच इज सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट फॉर योर सेटिंग अप. एंड बेसिकली मेरी बात मानना, विच इज एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन, विच इज एप्लीकेबल फॉर 2021 एग्जामिनेशन. तो गाइस ये बहुत ही महत्व वाला सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो आपने ध्यान से पूरा करना है, जिससे आपका बेहतरीन सब चीज रहेगा. तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा. बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी टेल यू कि हम कैसे चलने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी टेल यू कि हम कैसे चलेंगे, क्या चलेंगे, मतलब हम एग्जैक्टली exactly कैसे प्रोसेस करेंगे. मेरी बात मानना, हाउ द प्रोसेस विल बी. सेटिंग अप को लेकर हम जो पूरे 7-8 दिन जो है हमारी जर्नी क्या है और आपने क्या क्या कर लेना चाहिए, आपका क्या क्या हो जाना चाहिए, हम पूरा सा एक रोड मैप बना लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली exactly क्या करना है. जस्ट होल्ड ऑन, मैं मेरा पिन बोर्ड स्टार्ट कर लेता हूँ. Shweta Singh, sir, is it applicable for old syllabus? Shweta Singh, setting up is not in your old syllabus. It is only new syllabus. जैसे कंपनी लॉ ओल्ड में भी और न्यू में भी है, बट सेटिंग अप इज ओनली न्यू. बट अगर कुछ कॉमन टॉपिक्स है, कुछ उधर उधर सब्जेक्ट्स में है तो बात अलग है. यस. देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बोल रहा हूं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आज आपका रेगुलर बैच कंप्लीट हो गया. रेगुलर बैच के साथ अब आप अमेंडमेंट्स देख लोगे. अमेंडमेंट्स के साथ ऑलरेडी मैराथन जो है, पार्ट वाइज, पार्ट ए बी सी, ऑलरेडी वी हैव बीन अपलोडेड एंड देयर इन द यूट्यूब चैनल इटसेल्फ. तो अगर आप देख रहे हो, आइडियलिस्टिकली आपका रेगुलर बैच हो जाना चाहिए. उसके बाद मैराथन जब समय मिला देख लो भाई, मे बी इन 10-20 days विद इन दिस, ऑब्वियसली बिफोर एग्जामिनेशन. उसके बाद में अगर मैं बात कर रहा हूँ, कैप्सूल सीरीज जो था, फैंटास्टिक सीरीज हुआ था, वो देखना है. और अब अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल है आपके एग्जामिनेशन में मैं ले ही रहा हूं. ओके. और इसके बाद कल से, इसके बाद कल से कुछ नया स्टार्ट होगा. व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू स्टार्ट हियर. ओके. तो अब मैं अगर बात करना चाहता हूं, यस होल्ड ऑन एक सेकेंड ना, ये मेरा थोड़ा अपडेट हो गया लैपटॉप. तो ये देखो, रेगुलर बैच, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप रेगुलर बैच कर लिए हैं. ठीक है ना, बहुत अच्छे से आपने डिटेल में पढ़ लिया है. रेगुलर बैच के साथ ऑलरेडी मैराथन, मैराथन ऑलरेडी एकदम धुरंधर लेवल पर पार्ट वाइज, पार्ट ए बी सी का मैराथन सेटिंग आपका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर है. उसके बाद कैप्सूल सीरीज जो हुआ था पिछला, वो बहुत ही बेहतरीन, उसका भयंकर रिस्पॉन्स है, बहुत सारे बच्चों को उसका फायदा हुआ है, जरूर आपने देख लेना है. एंड उसके बाद मेरी बात मानना, कैप्सूल सीरीज के बाद अब मैं आपका अमेंडमेंट ले रहा हूं, अमेंडमेंट स्पेसिफिक. और कल मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेंचुरी सीरीज. सेंचुरी सीरीज, सो व्हाट इज सेंचुरी सीरीज बताता हूं. देखो, रेगुलर बैच, मैराथन ऑलरेडी यूट्यूब पर है, कैप्सूल सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पर है, अमेंडमेंट आज हम कर ही रहे, और कल से स्टार्ट होगा सेंचुरी सीरीज. द बेस्ट 100 concepts in your whole setting up will be taken up from all the chapters. 4-5-6 कंसेप्ट, बड़े बड़े कंसेप्ट जो लगता है कि आपने कवर अप करना चाहिए, उसको लेकर मैं कल से स्टार्ट करूंगा. और सेंचुरी सीरीज इसको हम चलेंगे. और मेरी बात मानना, ये सेंचुरी सीरीज से आपका स्कोर पक्का एनहेंस होगा. ये सेंचुरी सीरीज बहुत प्लान्ड वे से आया हूं मैं, और इसको बहुत ही बेहतरीन लेवल से हम करेंगे.
जो ऑलरेडी हम कल से कर रहे हैं। आज तो अमेंडमेंट देखेंगे और आगे से 7 डेज जो आगे का है उसमें हम बेस्ट 100 कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ही टेक्निकल है, जो बच्चे स्किप करके जाते हैं, जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाने के चांसेस है, ऐसा सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेंचुरी सीरीज। आर यू गेटिंग दिस करेक्ट? तो मुझे सबसे पहले बताओ, जो मॉड्यूल 2 का जो कैप्सूल सीरीज हुआ था बच्चों, आपको फायदा हुआ है नहीं हुआ इस चीज का? कमेंट सेक्शन में बताइए कि जिन बच्चों ने कैप्सूल सीरीज देखा था, डिड दे गेट द बेनिफिट? आपको उसका बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है? टेल मी। स्क्रीन बड़ा कर दिया मैंने, खुद को बाजू में उठा के रख दिया। हाँ, तो मुझे बताइए कैप्सूल सीरीज का जो बच्चों ने, ठीक है, यहां पर, हाँ, कैप्सूल सीरीज का जो ऑलरेडी बच्चों ने देखा है उसको बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है? देन लेट अस स्टार्ट विद दिस। अच्छा, और एक बात, अमेंडमेंट नोट्स आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल चुके होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा अमेंडमेंट नोट्स 2 टेलीग्राम चैनल है, इंस्पायर एकेडमी चैनल पे भी शेयर हुआ है और मयूर अग्रवाल कंसेप्ट चैनल पे भी शेयर हुआ है अमेंडमेंट नोट्स के बारे में। यस यस अक्षत, आई कम टू पर्सनल क्वेरीज एट द एंड। अभी हम थोड़ा सा जनरल पहले डायरेक्शन पे बात करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जस्ट होल्ड ऑन। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलो अब अमेंडमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। एंड व्हाट आर द अमेंडमेंट्स व्हिच आर नोटिफाइड बाय इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट ने 3 नहीं 4 चैप्टर्स में अमेंडमेंट दे दी है। चैप्टर नंबर 2 में अमेंडमेंट है, चैप्टर नंबर 12 में है, चैप्टर 13 में है और चैप्टर 21 में। तो 4 चैप्टर में अमेंडमेंट्स आए हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री अमेंडमेंट्स दिए गए हैं जो आपको उसका बेनिफिट लेना है और समझना है आपको। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स। एंड यस, गिव मी 1 मिनट, आई एम फेसिंग सम टेक्निकल प्रॉब्लम। एक सेकंड में मेरा जो है वो मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूं, फिर हम इमीडिएटली स्टार्ट कर लेते हैं। यस, बेहतरीन बेहतरीन। चलो लेट अस नाउ टॉक अबाउट, लैपटॉप भी दिवाली वेकेशन के बाद ऑन हुआ है, तो ही इज थिंकिंग कि भाई ये क्या है। यस, मेरे हिसाब से अमेंडमेंट का एक पार्ट आपको गलत शेयर हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, आई जस्ट गेट इट डन। ओके, यस, तो आपका पीडीएफ गलत शेयर हुआ, मैं रीसेंड करूंगा आपको, डोंट वरी आफ्टर द लेक्चर, बट अभी आपको ध्यान देना है। यस, चैप्टर नंबर 2, 12, 13 एंड चैप्टर नंबर, अगर मैं बात कर रहा हूं 21 में अमेंडमेंट्स आए हैं, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दिस इज अमेंडमेंट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस एंटिटी क्लोजर फॉर योर December 21 एग्जामिनेशंस। तो गाइस, सबसे पहला अमेंडमेंट हम उल्टा चलेंगे, दैट इज बेसिकली, मेरी बात मानना, चैप्टर 21 में सीआईआरपी, चैप्टर 21 में सीआईआरपी, दैट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। वेरी वेरी क्लियर। तो इस चैप्टर में क्या अमेंडमेंट या क्या एडिशन आया है? सबसे पहले गवर्नमेंट ने लाया है पीपीआईआरपी स्कीम। व्हाट इज पीपीआईआरपी स्कीम? दैट इज प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्या लाया बेटा जी? पीपीआईआरपी स्कीम, दैट इज बेसिकली प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। देखो, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बहुत अच्छा बना है, बट फिर भी वो बहुत लेंदी माना जा रहा है कंपैरेटिवली। बहुत इंप्रूव्ड वर्जन है इंसॉल्वेंसी का, बट फिर भी वो लेंदी माना जा रहा है कुछ जैसे एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो गाइस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए और आसान तरीका लाया गया है फॉर योर रेजोल्यूशन प्रोसेस, फॉर द रेजोल्यूशन प्लान। गेटिंग अ पॉइंट? जो पीपीआईआरपी स्कीम है वो और कंसाइज स्कीम है और इजी स्कीम है और सिंप्लीफाइड स्कीम है। किन लोगों को ये स्कीम है? दैट इज एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए।
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये स्कीम है। तो मेरी बात मानना कि सबसे पहले ये जो पीपीआईआरपी स्कीम एलिजिबल कौन है, whoever right to apply in this scheme, okay, that is रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये प्रीपैक ये जो है ये किन लोगों को लागू हो रहा है, ये एलिजिबल है माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, जो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो गाइस अगर आप देखते हो, वैसे इंसॉल्वेंसी के 3 स्कीम्स है एक्चुअली, फास्ट ट्रैक भी एक अलग स्कीम है स्मॉल कंपनीज के लिए, बट मैं अगर पूरा आइडियली 2 स्कीम, एक ओरिजिनल इंसॉल्वेंसी है कि कंपनी बंद कैसे करेंगे, कंपनी को रिजॉल्व कैसे करेंगे, कंपनी में रास्ता कैसे निकालेंगे, उसमें भी और सिंप्लीफाइड वर्जन का नाम क्या है बेटा, और सिंप्लीफाइड वर्जन का नाम है पीपीआईआरपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म? प्री-पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, प्री-पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। और गाइस पीपीआईआरपी किन लोगों को अप्लाई हो रहा है, टेल मी फ्रेंड्स, पीपीआईआरपी किन लोगों को अप्लाई हो रहा है, टेल मी फ्रेंड्स। आई विल बी शेयरिंग द अमेंडमेंट, मैंने गलती से गलत पीडीएफ अटैच किया, आई गिविंग यू न्यू, ये वीडियो के एंड में, ये एंड में होने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके, बीच में लेक्चर के बीच में डलवा दूंगा, बट अभी फोकस करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। पीपीआईआरपी जो है दैट इज प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, किन को अप्लाई होता है, एमएसएमई को अप्लाई होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को अप्लाई होता है, और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डिफाइंड किधर है, अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। गवर्नमेंट देखता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंडिया का बहुत बड़ा बैकबोन है, इंडिया के बहुत सारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करते हैं, और आज इनको हमें बेसिकली आसान रास्ता देना होगा क्योंकि ये बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले लोग हैं, मेरी बात मानना। तो गवर्नमेंट इनको आसान करना चाहता है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को अमेंड किया, एंड दे इंट्रोड्यूस इंसर्टेड द सेक्शन 54A to 54P, 54A to 54P, which is talking about PPIRP, which is talking about PPIRP। एकदम आसान तरीके से देखो, सबसे पहले इंसॉल्वेंसी का एक तरीका है, बट एमएसएमई के लिए और आसान तरीका है। इंसॉल्वेंसी का एक तरीका है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का अपना एक ओरिजिनल तरीका है, बट और सिंप्लीफाइड तरीका है, उसको क्या नाम दिया गया है, उसको क्या नाम दिया गया है, टेल मी फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ उसे क्या नाम दिया गया है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान प्रोसेस का एक अपना ओरिजिनल तरीका है, यस वृता करेक्ट, दैट इज पीपीआईआरपी, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान। और गाइस ये पीपीआईआरपी किसको अप्लाई हो रहा है, एमएसएमई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट को अमेंड किया, और अमेंड करने के लिए इन्होंने पास किया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, और इसके तहत इन्होंने आईबीसी के अंदर न्यू सेक्शंस इंसर्ट किए, और कौन से सेक्शंस इंसर्ट किए, ऐड किए, दैट इज 54A to 54P, 54A to 54P, ये सेक्शंस ऐड किए। इन्होंने रूल्स भी बनाए इस रिलेटेड पीपीआईआरपी के लिए, इन्होंने रेगुलेशंस भी बनाए, रूल्स भी बनाए और रेगुलेशंस भी बनाए। ऑब्वियसली कुछ चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी तो दैट इज रूल्स, और कुछ चीजें बॉडी डिसाइड करेगी, आईबीबीआई, दैट इज रेगुलेशंस, गेटिंग अ पॉइंट, या कुछ चीजें गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, दे पास रूल्स। तो उन्होंने कौन से रूल्स बनाए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी pre-packed insolvency resolution process rules 2021 and insolvency bankruptcy pre-packed insolvency resolution process regulation 2021। तो गाइस लकीली आप मेरी बात मानना, ये पीपीआईआरपी पूरा है नहीं, आपको बस इंट्रोडक्शन है इस अटेम्प्ट के लिए, इस अटेम्प्ट के लिए दिसंबर 21 के लिए इन्होंने बस थोड़ा सा बताया है, थोड़ी सी और जानकारी दी है, बट डिटेल दिया ही नहीं पीपीआईआरपी का।
तो मेरे हिसाब से अगले अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट पूरी ये जो प्रोसेस है ना पीपीआईआरपी का, वो इंस्टीट्यूट पूरा एडॉप्ट करेगा और पोर्शन ऐड करेगा। वेरी वेरी क्लियर। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अब ये देखो, अगर गवर्नमेंट कुछ पास कर रहा है तो रूल्स है, गवर्नमेंट की बॉडी कुछ पास कर रही है तो रेगुलेशंस है। तो इन्होंने आईबीसी को अमेंड किया, इन्होंने रूल्स लाया, इन्होंने रेगुलेशंस लाया, आईबीसी को अमेंड करके नए सेक्शंस ऐड किए 54A टू 54P। किसके लिए? प्री पैक्ट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। गेटिंग माय पॉइंट? और ये अमेंड करने के लिए इन्होंने क्या किया? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के तहत इन्होंने आईबीसी को अमेंड किया। वेरी क्लियर है। और अमेंड करके सेक्शन ऐड किया, इन्होंने रूल्स पास किए, इन्होंने रेगुलेशंस पास किए। रूल्स है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी pre-packed insolvency resolution process 2021 and insolvency bankruptcy pre-packed insolvency resolution process regulations 2021। गाइस, तो ये हो गया आपका लीगल स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले व्हाट इज द क्राइटेरिया? ये प्रोसेस में आने के लिए क्या क्राइटेरिया? पहली बात तो कॉर्पोरेट डेटर ही चाहिए। कॉर्पोरेट डेटर मतलब क्लियर बात है, कंपनी एलएलपी, और वो कंपनी एलएलपी एज अ एमएसएमई रजिस्टर्ड है। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में रजिस्टर्ड है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज रजिस्टर्ड है। तो पहली बात वो कॉर्पोरेट डेटर ही चाहिए, दैट इज कंपनी और एलएलपी, और वो कंपनी एलएलपी एज अ एमएसएमई रजिस्टर्ड है। और अगर उन्होंने 10 लाख रुपए का भी डिफॉल्ट किया है, 10 लाख रुपए का डिफॉल्ट किया है, तो गाइस दे कैन गो फॉर पीपीआईआरपी। करेक्ट। और अब वो जाकर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जांपल है मैको प्राइवेट लिमिटेड, ये एज अ एमएसएमई रजिस्टर्ड। मैको प्राइवेट लिमिटेड कम से कम 50 लोग को जॉब देता है। अब मैको प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये इनके पास लॉकडाउन में, कोविड सिचुएशन में बहुत दिक्कतें हुई, क्रेडिटर दिमाग खा रहे, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। अब हम रास्ता निकालना चाह रहे, पैसे तो नहीं है, हमने 20 लाख रुपीस का डिफॉल्ट कर दिया है, तो अब हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम रास्ता निकालना चाह रहे हैं। तो क्या हम रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकते हैं अंडर पीपीआईआरपी स्कीम? यस, आंसर इज यस। उन्होंने, गवर्नमेंट चाहती है कि एमएसएमई को प्रोटेक्ट करो, एमएसएमई को रास्ता निकाल के दो। एमएसएमई बहुत सारा काम कर रहा है, मैं जाकर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करूंगा एंड मैं अपने आप को बचाने की पूरी प्रयत्न करूंगा। समझो मेरी बात। तो गाइस, ये हो गया हु, व्हाट इज द क्राइटेरिया। आप एक कॉर्पोरेटर होने चाहिए, आप एमएसएमई रजिस्टर्ड होने चाहिए, और आपने डिफॉल्ट 10 लाख रुपए का किया है, और आप जाके रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकते हैं। देखो, ये स्कीम जो है ना, इसमें देखो नॉर्मल इंसॉल्वेंसी कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर नॉर्मल कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी हो रही है, सीआईआरपी हो रहा है, हु कैन गो एंड फाइल फॉर सीआईआरपी? कौन कौन जाकर सीआईआरपी के लिए अप्लाई कर सकता है? बताइए कमेंट सेक्शन में, कौन कौन रेजोल्यूशन प्लान के लिए अप्लाई कर सकता है नॉर्मल स्कीम में? बोलिए। एक जो नॉर्मल सीआईआरपी होता है, एकदम शिद्दत से, एकदम आराम से समझो, कोई घाई मत करो, आराम से समझो, स्टेप बाय स्टेप चलो, डोंट हरी। अच्छी चीज सीख रहे हो, चल रहे हैं, समझ में आ रहा मेरी बात? तो मैं अगर आपको पूछ रहा हूं, एक सीआईआरपी में कौन कौन जाकर, हु आर एलिजिबल टू अप्लाई, हु आर एलिजिबल टू अप्लाई? एक है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल creditors and corporate debtor himself। बराबर है। बट पीपीआईआरपी में ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ मेंबर्स और कॉर्पोरेट डेटर ही कर सकता है। ओनली द कॉर्पोरेट डेटर, एक रफली बता रहा हूं, इसका भी एक अपना इंटरप्रिटेशन है, वो अभी आपको डिटेल में नहीं है। वो खुद जा सकता है कि देखो मैं तकलीफ में हूं और मुझे एक रास्ता निकाल के दो। समझ में आया मेरी बात? तो यहां पर फर्क ये पड़ता है कि जो कॉर्पोरेट डेटर या मेंबर बोल दो उसको एक तरीके से, वो खुद जाके अप्लाई कर सकता है। बट सीआरपी में करेक्ट है, कोई भी जाके अप्लाई कर सकता है, कोई भी मतलब जिनका पैसा ड्यू है। वेरी वेरी क्लियर। तो इन शॉर्ट,
इन शॉर्ट करेक्ट। तो अब ये देखो, कौन पीपीआईआरपी के लिए नहीं जा सकता है, कौन पीपीआईआरपी के लिए नहीं जा सकता है, हु आर इन एलिजिबल। कौन एलिजिबल है वो मैंने बताया कि जिसने 10 लाख रुपए का डिफॉल्ट किया है, जो कॉर्पोरेट डेटर है, जो एमएसएमई है, वो जाके रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा, वो हो गया एलिजिबल। बट कौन नहीं जा सकता है, जो बेसिकली ऑलरेडी सीआईआरपी में अप्लाई कर दिया है, वो अभी पीपीआईआरपी में नहीं आ सकता है। जो ऑलरेडी सीआईआरपी में चल रहा है उसके ऊपर कहानी, तो वो पीपीआईआरपी में नहीं आ सकता है, दो एंट्री नहीं चलेगी, एक जगह करेक्ट है। या जिसने पिछले 3 सालों में ऑलरेडी सीआरपी कर लिया था या पीपीआरपी करा है, वो लोग नहीं जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले साल ही सीआरपी करके आया, अब पीपीआरपी कर रहा है, ये क्या गेम खेल रहा है? नहीं। 3 साल के अंदर अगर आपने सीआईआरपी या पीपीआरपी का कुछ किया है तो बेसिकली आप नहीं जा सकते हैं। देखो आज तो पीपीआरपी नया है, 2-3 साल के बाद तो पुराना हो जाएगा ना, इसलिए वो अभी प्रोविजन डाला है। और जिसके ऊपर लिक्विडेशन, कंपनी बंद करने का ऑर्डर पास हो चुका है, कंपनी लिक्विडेट करने की बात हो गई है, वो लोग पीपीआईआरपी के लिए नहीं जा सकते, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए नहीं जा सकते। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हु आर इन एलिजिबल। कौन इन एलिजिबल है? सबसे पहले जिसने पिछले 3 सालों में ऑलरेडी सीआरपी करा है या पीपीआईआरपी करा है, वो अप्लाई नहीं कर सकता है। जो ऑलरेडी सीआरपी में अप्लाई कर लिया है, वो अभी अप्लाई नहीं कर सकता है। और जो ऑलरेडी जिसके ऊपर लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया है, वो बेसिकली ये जो है प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। वेरी वेरी क्लियर, आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? तो गाइस इतना ही आपके एडिशंस और सप्लीमेंट शीट पे दिया है। मुझे लगता है कि दिसंबर 21 में इसका बस इंट्रोडक्शन है। मुझे लगता है आगे वाले अटेम्प्ट्स में शायद इसका डिटेल और पोर्शन में ऐड कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, बट अभी तक कुछ कमिटमेंट नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो हिसाब से एमएसएमई पे गवर्नमेंट का फोकस है, आत्मनिर्भर भारत, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना चाहता है, एमएसएमई को लेकर गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, ये दिक्कत आता है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए आई थिंक इसका डिटेलिंग आने वाला है अगले अटेम्प्ट में, बट इस अटेम्प्ट में आपको इतना ही पढ़ना है, ये क्लियर कट है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं पूरा स्कीम। चैप्टर 21 में एडिशन आया है पीपीआईआरपी, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसके लाने के लिए 3 चीजें हुई है। आईबीसी में अमेंडमेंट आया है, इससे रिलेटेड रूल्स आए हैं और इससे रिलेटेड रेगुलेशंस आए। आईबीसी में अमेंडमेंट कैसे लाए? इन्होंने न्यू सेक्शंस इंसर्ट किए, सेक्शन 54A टू 54P। ये कैसे इंसर्ट किए इन्होंने? बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021। वेरी क्लियर है। उसके बाद में कौन एलिजिबल है पीपीआरपी? ओनली एमएसएमई, जो एमएसएमई डिफाइंड है अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। only MSME, that is micro small medium enterprise, which is defined under section 7(1) of MSME Act 2006. उसके बाद में what is the criteria, who can go and apply for PPIRP? corporate debtor जो MSME है, जिसने 10 लाख रुपए का डिफॉल्ट किया है, वो जाके रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकता है। कौन सबमिट नहीं कर सकता है? जो ऑलरेडी पिछले 3 सालों में उसने पीपीआईआरपी किया है या सीआईआरपी किया है, या ऑलरेडी जो सीआरपी प्रोसेस में है, या जिसके ऊपर लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो चुका है, वो पीपीआईआरपी प्रोसेस में नहीं जा सकता है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये हो जाता है चैप्टर 21 का कंप्लीशन जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किया। मैं उल्टा जा रहा हूं, मैं चैप्टर 21 पे आ रहा हूं, फिर मैं चैप्टर दूसरे चैप्टर पे आ रहा हूं, जैसे चल रहा है। तो इज एवरीवन कनेक्टेड? एवरीवन क्लियर विद दिस? कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं मैं। थोड़ा बाजू में हो जाता हूं, आपको दिखेगा। हाँ बोलिए, इज एवरीवन कनेक्टेड गाइस? एनी क्वेरी? वेरी सिंपल, 21 में पीपीआईआरपी का आया। अब मैं आ रहा हूं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 इज अबाउट वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशंस एंड लाइसेंसेस। वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस, ये बहुत ही आपका फेवरेट चैप्टर है। आई नो बहुत सारे तूफानी बातें इस चैप्टर के अंदर है, और मेरी बात मानना
कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हुई है। सबसे पहले इन्होंने बोला आपके अटेम्प्ट के लिए एमएसएमई का मीनिंग क्या रहेगा। ये पहले भी आया था एक्चुअली, ये पहले से ही है, बट अभी आपको नोटिफाई किया है तो आपको ये अटेम्प्ट के लिए यूज करना है। एमएसएमई में पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट देख के एमएसएमई माइक्रो कौन है, स्मॉल कौन है, मीडियम कौन है वो देखा जाता, बट अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं देखा जाएगा, टर्नओवर भी देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? टर्नओवर भी देखा जाएगा। वेरी वेरी क्लियर। हाँ, टर्नओवर भी देखा जाएगा। ओके, तो वाइल क्लासिफाइंग कि ये माइक्रो है, ये स्मॉल एंटरप्राइज है या मीडियम एंटरप्राइज है, हम क्या क्राइटेरिया देखते थे? इन्वेस्टमेंट, कि उन्होंने प्लांट मशीनरी में या इक्विपमेंट में क्या पैसे लगाए हैं। बट अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं देखना है, इन्वेस्टमेंट के साथ आपको टर्नओवर भी देखना है। देखो गाइस, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपका रेगुलर बैच हुआ है तो आपको मेरे साथ कनेक्शन बनेगा। अगर आपका रेगुलर आप नहीं कर रहे हो तो शायद आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है, क्योंकि आप बोलेंगे सर कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस समझा दो, वो तो बहुत बेसिक्स है, अब वो आपको आ जाना चाहिए। तो अभी अगर आपको सीआरपी समझा है तो आपको पीपीआरपी समझेगा, अगर आपको सीआरपी का बेसिक नहीं पता है तो आपको पीपीआरपी नहीं समझेगा। डू यू एग्री टू माई पॉइंट? यस और नो? डू यू एग्री टू माई पॉइंट? यस और नो गाइस? टेल मी फास्टर। जो मैं बोल रहा हूं, जो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपका एग्जाम आ गया है और आपने रेगुलर क्लास किया है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। नो, कॉमर्सोलॉजी बाय पलक वी कैन नॉट गो। कॉर्पोरेट डेटर जो है, क्रेडिटर जो है वो सिर्फ सीआरपी में जा सकता है जब 1 करोड़ के ऊपर का डिफॉल्ट है। ये सिर्फ एमएसएमई ही अप्लाई कर सकता है। yes. तो गाइस अब ये देखो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपए तक या टर्नओवर है एंड दोनों में एंड टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए तक तो आप माइक्रो एंटरप्राइज। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ तक और टर्नओवर है 50 करोड़ तक तो आप मीडियम एंटरप्राइज। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक है और आपका टर्नओवर 250 करोड़ तक है तो मेरी बात मानना, हाँ, तो मेरी बात मानना, यस आई जूम द स्क्रीन डोंट वरी, तो मेरी बात मानना ये माना जाएगा स्मॉल एंटरप्राइज। सर फिर अगर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के ऊपर है और टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर है तो लार्ज एंटरप्राइज। तो एमएसएमई जो एक्ट है, इन्होंने इसका रिकॉग्निशन बढ़ा दिया है और ये बहुत सारे कंपनीज को एमएसएमई का फायदा देना चाहते हैं। गवर्नमेंट एमएसएमई को बहुत सारे चीपर लोन देता है, गवर्नमेंट एमएसएमई को बहुत सारी सब्सिडीज देता है, गवर्नमेंट एमएसएमई को रेजोल्यूशन प्रोसेस में आसान करता है, गवर्नमेंट एमएसएमई को कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट करना चाहता है। इसीलिए इन्होंने इसका लिमिट्स बढ़ाए हैं और इसको थोड़ा टर्नओवर लेकर भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। तो अब ये देखो, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, सिंपल बात है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मैं यहां लिखता हूं 0 to 1 करोड़ है, 0 to 1 करोड़ है तो ये हो जाएगा माइक्रो एंटरप्राइज। और टर्नओवर आपका है 0 to 5 करोड़। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ to 10 करोड़ है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ टू, एग्जाम्पल है, ओके यहाँ पे देखो 50 करोड़ तक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो ये होगा मीडियम एंटरप्राइज। और अप टू 50 करोड़ का कैपिटल है और टर्नओवर अप टू 250 करोड़ का है तो ये मीडियम एंटरप्राइज माना जाएगा। मैं स्क्रीन को जूम कर रहा हूं। ओके, फॉर इन कुछ लेक्चर्स मैंने 13 के कुछ 3-4 लेक्चर्स डाले हैं या 17 के डाले हैं, चेक करो यूट्यूब पे। ये मैं जूम कर रहा हूं, देख लीजिए ये चेंज हुआ है और ये मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ो। एक बार हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे।
यस करेक्ट गाइस, ये एक्सचेंज हो गया, मैं उसको रेक्टिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मिस्टेक्स यहाँ पर हुई है, माइक्रो स्मॉल, यहाँ स्मॉल आना चाहिए, परफेक्ट, यहाँ पे मीडियम आना चाहिए। यस गाइस करेक्ट करेक्ट, पीपीटी मिस्टेक हुआ है तो होता है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, आई होप आपने ये देख लिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 करोड़ 5 करोड़ माइक्रो, बोलो बोलो मेरे साथ, 1 करोड़ 5 करोड़ माइक्रो, ठीक है ना बात। उसके बाद 10 करोड़ 50 करोड़, इसका 10 गुना ले लो ना, करेक्ट है, इसका क्या है 10 गुना ले लो, ओके। इसका 1 into 5 टाइम्स 10 टाइम्स एंड 5 into 10 टाइम्स, ये हो गया। और वैसे ही 10 into 5 टाइम्स एंड 50 into 5 टाइम्स। तो जो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, 1 करोड़ और 5 करोड़। अभी 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो 10 करोड़, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो 50 करोड़, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5 टाइम्स 50 करोड़, और गाइस 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 50 करोड़। याद रखो, इट इज 10 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत सारी चीजें आपको, इतनी सारी चीजें याद करनी है। तो ये इन्होंने लाया है रिविजन इन द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, रिविजन इन द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, तो वो चेंज किया मैंने, रेक्टिफाई किया। इज दिस वेरी फाइन विद एवरीवन, शुड आई प्रोसीड, यस और नो, जल्दी बोलो। यस और नो फ्रेंड्स, क्लियर है, आगे बढ़े, करेक्ट। अब इन्होंने क्या किया, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उद्यम, एंटरप्राइज, उद्यम मींस एंटरप्राइज, समझो मेरी बात। सर ये क्या है, सबसे पहले जितने भी ये एमएसएमई थे, इन लोग को फाइल करना पड़ता ईएम। व्हाट इज द ईएम, EM1 EM2, फिर इन्होंने लाया उद्योग आधार मेमोरेंडम, उद्योग आधार मेमोरेंडम, मेमोरेंडम रजिस्ट्रेशन के लिए, और अब लाया उद्यम, उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो गाइस पहले क्या था, लोग फाइल करते थे EM1 and 2 एमएसएमई रजिस्टर होने के लिए, फिर अब फाइल करने लगे थे उद्योग आधार मेमोरेंडम, जो आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन था, और उसका सिंप्लीफाइड वर्जन लाया है उद्यम, उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो ये ईएम क्या होता है, ईएम इज एन एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम। अरे सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास आपकी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि आप क्या फैक्ट्रीज है, कितने लोग काम पे रखे हैं, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप माइक्रो या स्मॉल है या मीडियम है, वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही, जैसे आपको पोल्यूशन लाइसेंस मिलता था, आपको बैंक सब्सिडी मिलेगी, आपको लोन कम रेट पे मिलेगा, तो यू शुड बी अ रजिस्टर्ड एमएसएमई। For registering MSME, there was, you need to file EM1, EM2, इन्फॉर्म एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम 1, एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम 2। फिर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ईएम का प्रोसेस बहुत लेंथी है, लेट अस मेक अ वेरी सिंपल प्रोसेस यूजिंग आधार लिंकिंग, दैट इज उद्योग आधार मेमोरेंडम। फिर उसमें भी इनको अब लगा है, और आसान और सेंट्रलाइज वे कर दिया है, विदाउट एनी फी, अ सिंगल रुपी देने की जरूरत नहीं है, दैट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो जिनको भी, करेक्ट, यस रोचित, ईबीसीएल का भी आएगा गाइस, बड़ा भी सेटिंग अप पे ध्यान देना है। जिनको भी अगर एमएसएमई रजिस्टर करना है, तो गाइस अब एज ऑन टुडे इन इंडिया, विच रजिस्ट्रेशन नीड टू बी डन, पुट इन द कमेंट सेक्शन। जिनको भी एमएसएमई रजिस्टर करना है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस रजिस्टर करना है, विच रजिस्ट्रेशन नीड टू बी डन, प्लीज टेल इन द कमेंट सेक्शन, वेटिंग फॉर यू।
यस वीरता करेक्ट, उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब ये उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, परमानेंट नंबर मिल जाएगा, परमानेंट आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगा और आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा कि देखो आप रजिस्टर हो गए हैं, आप रजिस्टर मिलेगा, दैट इज आप ऑनलाइन रजिस्टर हो गए। जिन लोगों ने पुराना रजिस्ट्रेशन भी किया है, ईएम फाइल किया है, EM1 EM2 फाइल किया है, और जिन लोगों ने उद्योग आधार मेमोरेंडम फाइल किया उन सबको भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है। गवर्नमेंट एक डेटाबेस ला रही है और गवर्नमेंट चाहती है कि जिन लोगों ने EM1 फाइल करा, EM2 फाइल करा, आधार उद्योग मेमोरेंडम फाइल किया है, वो सब कॉमन रजिस्ट्रेशन करे, दैट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए मात्र 0 फीस आपसे, मात्र 0 फीस आपसे लिया जा रहा है। हम बस चाहते हैं कि आप जाइए, ऑनलाइन सबमिट करिए, हम आपसे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांग रहे हैं, आप बस ऑनलाइन फिल करिए आपका डेटा, सेल्फ डिक्लेरेशन करो, जैसे आप इनकम टैक्स सेल्फ डिक्लेयर करते हो वैसे आप सेल्फ डिक्लेयर करके सबमिट कर दो, हम उसमें खुश है, हमें आपसे 1 रुपए नहीं चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बहुत ही आसान रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने लाया है, वेरी वेरी क्लियर। तो गाइस ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कौन सी मिनिस्ट्री ने लाया? इट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर मेरा नेट ये लैपटॉप पे कनेक्ट हो रहा है तो आई जस्ट ट्राई टू शो यू, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये लोगों ने ये चीज लाई है। लेट मी ट्राई टू शो यू दिस। यस, श्रद्धा ने बोला मैंने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन किए एंड इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, वेरी ट्रू श्रद्धा। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, बाय MSME, 0 फी, नो फी। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्होंने लाया है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो MSME रजिस्ट्रेशन ही है। और अगर आप देखो, आप न्यू एंटरप्रेन्योर हो तो आप यहां कर लो, अगर आप ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है पहले तो आप माइग्रेट करो, ट्रांसफर करो उद्यम के अंदर, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि इंडिया में माइक्रो, देखो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, बड़े बड़े बिजनेस छोटे छोटे बिजनेस से ही स्टार्ट होता है, याद रखना शुरुआत छोटे से होती है तब जाकर वो बड़े बनते हैं। डायरेक्टली हम बड़ों लोग को देखते हैं, दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, पहले वो माइक्रो थे, फिर वो स्मॉल हुए, मीडियम हुए, अब वो चैंपियंस या लार्ज स्केल हुए, समझो मेरी बात। तो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रहा है जिन एंटरप्रेन्योर्स पहली बार नया कुछ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिन्होंने EM फाइल नहीं किया है, वो यहां जाइए, बाकी लोग माइग्रेट कर लीजिए, ये माइग्रेशन के लिए लाइन अलग है। और ये लाया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग, ठीक है, ये लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ला रहे हैं, मेरी बात मानना। आर यू कनेक्टेड गाइस? अब ये देखो, बट उद्यम के लिए आधार मैंडेटरी, विदाउट आधार आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो, आधार इज कंपलसरी, आपसे 1 रुपए फीस नहीं लेंगे। सर व्हाट इज EM, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम। पहले EM1 EM2 क्या था? पहले क्या था, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो EM1 फाइल करो, फिर सब लाइसेंस लेके अब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो EM2 फाइल करो। आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जैसे आपका होता है ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो वैसे EM1 EM2 है, आप बस गवर्नमेंट को प्रोजेक्शंस दे रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो बिजनेस स्टार्ट करने का, तो EM1 फाइल करो, फिर अलग अलग मिनिस्ट्री से NOC लेकर आओ, पोल्यूशन मिनिस्ट्री से, यहाँ से वहां से, फिर अब आप सब रेडी हो गए, आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो EM2 फाइल करो। उसके बाद उन्होंने सिंपल प्रोसेस लाया, उद्योग आधार मेमोरेंडम, और उसके बाद और सिंपल प्रोसेस लाया, दैट इज बेसिकली अगर मैं बोलूं उद्यम रजिस्ट्रेशन, वेरी वेरी क्लियर। तो गाइस अब ये देखो, सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन हु नीड टू डू इट, जिन पर्सन को MSME स्टार्ट करना है तो वो उद्यम रजिस्ट्रेशन करेगा, उन्हें एक यूनिक परमानेंट आइडेंटिटी नंबर मिलेगा, दैट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, परमानेंट आइडेंटिटी नंबर मिलेगा, और उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो ई सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा उनको ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये हो गया उद्यम का बेस। अब सबसे पहले इसका फॉर्म किधर है, पोर्टल पे चले जाओ,
उद्यम उद्यम का पोर्टल है, मैंने आपको दिखाया पोर्टल, वहां जाके फिल करो। फीस क्या है? 0 फीस है। आधार मैंडेटरी है। और आप एक ही उद्यम जो है वो आप एक ही उद्यम रजिस्टर कर सकते हो, आप एक से ज्यादा नहीं कर सकते। आपको अगर चाहिए, जैसे मैं अगर एग्जांपल है, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ पेन्स, मैंने पेन मैन्युफैक्चरिंग लिखवा दिया। अब मुझे लग रहा है अब मुझे नया मैन्युफैक्चर करना है इरेजर, तो मैं उसी में ऐड कर सकता हूं, एक्टिविटी ऐड कर सकता हूं, बट रजिस्ट्रेशन एक ही रहेगा। यू नो आई कैन ऐड दी एक्टिविटी बट रजिस्ट्रेशन एक ही रहेगा। ये क्लियर कट बात है। यस ख्याति, सी उद्यम रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर आपने जब उद्यम का फॉर्म भरते समय गलत जानकारी दी, जानबूझ के आपने इंटेंशनली कुछ गलत डिक्लेरेशंस दिए, तो भाई साहब आपको 27 सेक्शन पेनल्टी अट्रैक्ट होगा एमएसएमई एक्ट। 27 के अंदर आपको पेनल्टी दी है, वो आपको अट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले फॉर्म के लिए उद्यम के पोर्टल पे चले जाइए। फीस 1 रुपए नहीं लेंगे हम आपसे। मैंडेटरी है, आधार तो देना पड़ेगा। फिर आपको एक नंबर मिलेगा जो आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नंबर रहेगी। आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है, उसी में आपकी सर्विसेज ऐड करते जानी है। और अगर आपने कोई भी गलत जानकारी दी, कुछ भी करने का, लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का गवर्नमेंट का। अगर आपने गलत जानकारी दी गाइस, कौन से सेक्शन में पेनल्टी अट्रैक्ट होगी? सेक्शन नंबर 27 ऑफ द एक्ट में पेनल्टी अट्रैक्ट होगी। रीड दिस गाइस, देखो एक बार गए। यस, मीनू था गोदा। अब आधार किसका लगेगा? क्योंकि अगर कंपनी है तो आधार तो होता नहीं है, एलएलपी है तो आधार होता नहीं है, तो वो आधार किसका लगेगा ये भी इंस्टीट्यूट ने दिया, डोंट वरी, अगले साइड पे आएगा। जानकी बोलती है 27 इज माय बर्थ डेट, तो मुझे याद रहेगा 27 सेक्शन 27 की पेनल्टी लगी। तो गाइस अब ये देखो, आधार किसका अटैच करना है? अगर सोल प्रोप्राइटरी फर्म है तो सोल प्रोप्राइटर का अटैच करो। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जो मैनेजिंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, उसका आधार लिंक करो। उसके बाद में एचयूएफ है तो कर्ता का आधार लिंक करो। और अगर कंपनी है, एलएलपी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, तो जो भी ऑथराइज पर्सन है उसका पैन, और बेसिकली जो भी उसने ऑथराइज पर्सन ने जो जीएसटी में पैन दिया है और उसका आधार, ये आपको लिंक करना होगा। उसको जीएसटी नंबर भी देना पड़ेगा, पैन नंबर भी देना पड़ेगा, आधार नंबर भी देना पड़ेगा। तो गाइस इन शॉर्ट, आधार किसका लगेगा? सोल प्रोप्राइटर के केस में सोल प्रोप्राइटर का लगेगा, पार्टनरशिप फर्म में मैनेजिंग पार्टनर का लगेगा, एचयूएफ के केस में कर्ता का लगेगा, कंपनी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ट्रस्ट है तो जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका, उसका पैन आधार लगेगा along with the GST number of the respective body. Please read this. करेक्ट गाइस? तो इस तरीके से अब ये देखो, जो एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था 30 जून तक, EM1 एंड EM2 फाइल करके, EM1 EM2 फाइल करके या जो भी है, उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद उनको कंपलसरली, एग्जिस्टिंग जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है उनको भी उद्यम में आना पड़ेगा। और जिन लोगों ने 1 जुलाई के बाद रजिस्टर किया है उन लोगों को भी उद्यम में आना पड़ेगा। एवरीवन नीड टू माइग्रेट देमसेल्फ देयर रजिस्ट्रेशन अंडर उद्यम, बस टाइमिंग अलग अलग दिया है। जिन लोगों ने ऑलरेडी उद्योग आधार मेमोरेंडम ले लिया है या EM पार्ट 2 फाइल कर दिया है, 1 जुलाई के बाद उनको इमीडिएट आना पड़ेगा। और गाइस जिन लोगों ने
30 जुलाई 2020 लॉकडाउन से पहले जिन लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उनको बोला है मार्च तक ठीक है, बट उसके बाद तो तुमको उद्यम में आना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 13 का जो सप्लीमेंट शीट है वो कंप्लीट हो जाता है, और चैप्टर नंबर अगर मैं बोल रहा हूँ 21 में भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और दो चैप्टर्स की ओर। सबसे पहले देखो 21 में पीपीआईआरपी का कंसेप्ट ऐड हुआ, और 13 के अंदर जो वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंस है इसमें बेटा जी ऐड हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई का डेफिनेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसा होगा, वो सारा ऐड हुआ है, और एमएसएमई का डेफिनेशन रिवाइज हुआ है, अपडेट हुआ है, अमेंड हुआ है, ये आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 13 एंड चैप्टर 21 का सप्लीमेंट। अब हम आते हैं चैप्टर 2 एंड चैप्टर नंबर बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूं दैट इज 12 कन्वर्जन्स, करेक्ट है बात। तो अब यार देखो 2 और 12 पे हम बात करेंगे। लेट अस डेवलप दैट, लेट अस कम टू 2 एंड 12। अब देखो 2 और 12 में कुछ पार्ट्स जो है ना, 2 वाले चैप्टर में कुछ कंपनी लॉ में भी कॉमन है, कंपनी लॉ में भी आए हैं, दैट इज द सेम थिंग, बट यस वी हैव टू डू व्हाटएवर इज देयर। कुछ कॉमन है, कुछ नए कांसेप्ट्स भी है जो आपको एक्सक्लूसिव सेटिंग आप में देखना है। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर लगभग 10-12 अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है ना बात। और इसमें से कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो आपने ऑलरेडी कंपनी लॉ में कर लिया है, पर एक बार ब्रीफ अप कर लेते हैं और नए वाले अमेंडमेंट्स की ओर चलते हैं, ठीक है गाइस। आर यू कनेक्टेड, आर यू देयर गाइस? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए हाँ या ना। आर यू देयर, आर यू कनेक्टेड, बोलो फटाफट, कम ऑन। पक्का आप लोगों ने मैराथन देख लेना यूट्यूब पे, कल से सेंचुरी सीरीज स्टार्ट हो रही है, उस पर ध्यान देंगे आप। ओके, आगे के जो है डेज 6-7 डेज की जो सेशंस है मजा आएगा, थोड़ा रेगुलर रहना, मेहनत करना, तो तूफान मजा आएगा। यस, अब ये देखो अमेंडमेंट नंबर 1, लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया जो आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है, और ऐसा बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि कौन सी कंपनी को वो लिस्टेड के डेफिनेशन से एक्सक्लूड करे। तो अमेंडमेंट नंबर 1 आया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट जो लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन देता है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। ये देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट, the central government has been empowered to exclude certain companies based on listing of certain securities as in consultation with SEBI from the definition of listed company। बस सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 में इन्होंने बोला है कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कौन सी कंपनीज को हम हटाएंगे और लिस्टेड कंपनी में कवर नहीं करेंगे। बहुत सारी कंपनीज है जो बेसिकली लिस्टेड में आ रहे थे। देखो व्हाट इज लिस्टेड कंपनी, हुज एनी सिक्योरिटीज, जिसका कोई भी सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, एनएससी, बीएससी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, राइट, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, दैट इज लिस्टेड कंपनी। बट कुछ कुछ कंपनीज जो है ना उनको जरूरी नहीं लिस्टेड के ढांचे में डाले, क्योंकि लिस्टेड कंपनी बनना अपने आप में बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। लिस्टेड कंपनी के क्राइटेरिया में आना बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो रहा था, करेक्ट है बात। तो अब मेरी बात मानना, यस अभिनीत सेंचुरी सीरीज के बाद मैराथन देखा, ये बात तो सही, करेक्ट करेक्ट। तो अब इसको मद्देनजर रखते हुए सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 जो कंपनीज एक्ट है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, कंपनीज एक्ट है उसके डेफिनेशन क्लॉज पे हम जाते हैं। ये देखो बेयर एक्ट में ओपन कर लेता हूं, इसमें ऐड किया गया, यस आपको अमेंडमेंट शीट का सॉफ्ट कॉपी दीपिका मिलेगी बेटा। मैंने रॉन्ग पीडीएफ शेयर किया है, वो इग्नोर करो, मैं लेक्चर होती करेक्ट पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ अमेंडमेंट का, ठीक है। तो ये देखो सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 जो देखो लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी which has any of the securities, any security, maybe debenture, maybe shares, maybe preference shares listed on a recognized stock exchange। कोई भी सिक्योरिटी अगर स्टॉक एक्सचेंज में है वो कंपनी को लिस्टेड के डेफिनेशन में डालेंगे।
इसी डेफिनेशन में इन्होंने अमेंडमेंट लाया और बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है डिसाइड करने का कि कौन से कंपनी को लिस्टेड में एक्सक्लूड करना है, वो डिसाइड करेंगे। तो ये हो गया अमेंडमेंट नंबर 1। अमेंडमेंट नंबर 2 में गवर्नमेंट ने इमीडिएट रूल्स पास करे और इन्होंने बोला कि कौन सी कंपनीज एक्सक्लूड हो जाएगी, कौन सी कंपनीज। रूल 2A लाया और इन्होंने 2 सबसेक्शन 52 का फायदा उठाया और इमीडिएटली बोला कि कौन सी कंपनीज एक्सक्लूड हो जाएगी। वो पब्लिक कंपनी जिनके सिर्फ डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, डिबेंचर्स लिस्टेड है, समझो, ठीक है ना, जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे बट शेयर्स लिस्टेड नहीं है, या जिनके प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशंस जो आप वो ग्रुप 2 में पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट इट। वो कंपनीज के सिर्फ क्या लिस्टेड है, डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, उनके इक्विटी लिस्टेड नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ डिबेंचर्स लिस्ट करा है, इक्विटी लिस्ट नहीं करा है। पब्लिक कंपनी है बट लिस्टिंग करना जरूरी नहीं है, तो वो कंपनीज को अननेसेसरी लेंदी प्रोसेस में जाना पड़ रहा था। सेम वे कुछ प्राइवेट कंपनीज जो सेबी रेगुलेशंस के तहत डिबेंचर्स लिस्ट करा देते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर, वो भी इसमें से हट जाएंगे। और जिन कंपनीज का अभी तक इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो गाइस ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 का फायदा गवर्नमेंट ने उठाकर नोटिफिकेशन लाया या नहीं लाया, बताइए। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 का फायदा उठाकर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाया कि नहीं लाया, बोलिए। रूल्स पास किए कि नहीं किए, बताइए, हाँ या ना। यस करेक्ट अवनी। 100% गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 का फायदा उठाया और इमीडिएटली इन्होंने पास किया, दैट इज बेसिकली इन्होंने लाया रूल 2A, और रूल 2A के अंदर 3 कंपनीज को एक्सक्लूड किया है। पब्लिक कंपनी जिसके क्या डेट लिस्टेड है या प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है या दोनों लिस्टेड है बट शेयर्स लिस्टेड नहीं है, या प्राइवेट कंपनी जिसका डेट लिस्टेड है एज पर द सेबी रेगुलेशंस, एक्सेप्शंस आ सकते हैं, और पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है। अरे भाई साहब इनको ऑलरेडी देखो यार, सिंपल बात है, जिसके शेयर्स लिस्टेड है वो लिस्टेड में आना चाहिए, जिसके सिर्फ डिबेंचर लिस्टेड है या जिसके लोन फंडिंग रेस कर रहे हैं वो लोग, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टेबल, जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो लोग को क्यों अननेसेसरी लिस्टिंग और इनके इतने कंप्लायंस में डालना है। तो गवर्नमेंट इनको बेनिफिट देना चाह रहा है और गवर्नमेंट इनको एक्सक्लूड कर रहा है, वेरी वेरी क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, सेम वे अमेंडमेंट नंबर 3 क्या है, ठीक है। अमेंडमेंट नंबर 3 है, सबसे देखो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे देखो अमेंडमेंट नंबर 3। पहले फॉरेन कंपनी, व्हाट इज फॉरेन कंपनी, टेल मी। जो कंपनी, फॉरेन कंपनी मतलब जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, और जिस फॉरेन कंपनी में इंडियन कंपनी का 51% से ज्यादा पैसा है। बेटा सुनना बहुत ध्यान से, आप मेरे से कनेक्टेड हो क्या, बताइए, आप मेरे से कनेक्टेड हो या नहीं, बताइए जल्दी से बताइए। यस, एक तरीके से इनडायरेक्टली ख्याति, यस करेक्ट, जिनके इक्विटी शेयर लिस्टेड है वही लिस्टेड में ज्यादातर आएंगे, वेरी वेरी क्लियर। व्हाट इज फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी मींस हु इज incorporated, who is incorporated outside India, जो इंडिया के बाहर, अमेजॉन करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट, बट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है ना, वेदर ऑन इट्स ओन और थ्रू एनी एजेंट, फ्रेंचाइजी मॉडल, या फिर फिजिकल मॉडल, मतलब वो खुद आकर बिजनेस करेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, अमेजॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिजनेस कर रहा है, एंड डज बिजनेस इन एनी अदर मैनर। जो भी कंपनी इंडिया के बाहर है
और जो इंडिया के बाहर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, करेक्ट है ना बात, जो भी कंपनी इंडिया के बाहर है और इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है बट उनका कारोबार इंडिया में है, उनका बिजनेस इंडिया में है, वो खुद बिजनेस कर रहे हैं या एजेंट के थ्रू कर रहे हैं या ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं या फिजिकल मोड से कर रहे हैं या कोई भी मोड से कर रहे हैं, मेरी बात मानना, वो फॉरेन कंपनी बोला जाएगा। अब फॉरेन कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर आप जब जाएंगे तो ये देखना, कंपनीज एक्ट बोलता है, ये देखो, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनीज एक्ट बोलता है कि जिस फॉरेन कंपनी में इंडियन पर्सन का 51% से ज्यादा पैसा लगा है, जिस फॉरेन कंपनी में इंडियन पर्सन का 51% से ज्यादा पैसा लगा है, उनको कंपनीज, ये जो चैप्टर 22 है वो पूरा कंप्लाई करना पड़ेगा, जैसे क्या वो इंडिया के ही पार्ट। जिस फॉरेन कंपनी के अंदर इंडियन पर्सन, इंडियन सिटीजन, इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट, ये सबका मिलकर 51% से ज्यादा पैसा लगा है, सेक्शन 379 बोलता है कि उनको चैप्टर 22 ऑफ कंपनीज एक्ट पूरा कंप्लाई करना पड़ेगा। ये मालूम है क्या नहीं? हाँ या ना? समझ रहे मेरी बात? मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉरेन कंपनी कौन है? फॉरेन कंपनी मतलब जो कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, बट दे आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, दे आर डूइंग बिजनेस ऑन देयर ओन और थ्रू एनी एजेंट, फ्रेंचाइजी, मैकडॉनल्ड्स, करेक्ट है, दे आर डूइंग बिजनेस either in the form of electronic online mode or physical mode, they are doing business in any other fashion, that is a foreign company. Now what is section 379 is telling that कि जिस फॉरेन कंपनी के अंदर, कैन यू गिव एग्जांपल, टाटा मोटर ने जैगोर लैंड रोवर, जैगोर लैंड रोवर जो है, रेंज रोवर, लैंड रोवर, जो नाम बोला है, जैगोर लैंड रोवर के अंदर 100% पैसा लगा है। जैगोर लैंड रोवर एक फॉरेन कंपनी है और उसके अंदर 51% से ज्यादा पैसा इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट या इंडियन सिटीजन ने लगाया है, टाटा मोटर ने 100% पैसा लगाया है, तो क्या जैगोर लैंड रोवर को चैप्टर 22 का कंप्लायंस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताइए, चैप्टर 22 का कंप्लायंस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? चैप्टर 22 का कंप्लायंस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताइए, मैं सोच के वापस समझा रहा हूं आपको। टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप चार्ट, ये देखिए, सी दिस चार्ट, इन दिस चार्ट टाटा मोटर ने जैगोर लैंड रोवर में 100% पैसा लगाया, टाटा मोटर ने एक फॉरेन कंपनी में 100% पैसा लगाया, तो एज पर सेक्शन 379, एज पर सेक्शन 379 किसी फॉरेन कंपनी के अंदर अपने देसी लोगों ने विदेशी कंपनियों में, अपने देसी कंपनियों ने विदेशी कंपनी के अंदर, इंडियन कंपनीज ने, इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट ने फॉरेन कंपनीज के अंदर अगर आधा से ज्यादा 51% से पैसा लगाया, तो भाई साहब रुक जाइए, भले उनका लॉ अलग है बट उस फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनीज एक्ट का चैप्टर 22 भी पूरा काम करना पड़ेगा। बट सेक्शन 379 के अंदर ऐसा भी बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कंपनीज को एग्जम्पशन दे सकती है चैप्टर 22 नहीं पूरा करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन दे सकती है कि भाई साहब तुम फॉरेन कंपनी है, तुम्हारे अंदर इंडियन कंपनी ने या इंडियन सिटीजन ने आधा से ज्यादा पैसा लगाया है, एज पर लॉ चैप्टर 22 तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा, चैप्टर 22 का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, चैप्टर 22 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। बट सेक्शन 379 ये भी बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज विच आर एग्जेम्प्ट, उनको ये चैप्टर लागू नहीं होगा। ये हो गया पुराना प्रोविजन। ये हो गया पुराना प्रोविजन। अब इन्होंने वही जो 379, देखो 379 क्या बोलता है, 379 के तहत
एप्लीकेबिलिटी की बात होती है। किसकी बात होती है? एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी किस चीज का? एप्लीकेबिलिटी चैप्टर 22 का एप्लीकेबिलिटी। किन को एप्लीकेबल होती है? वो फॉरेन कंपनी जिसके अंदर इंडियन सिटीजन या इंडियन बॉडी कॉरपोरेट या दोनों ने मिलकर, सिटीजन एंड बॉडी कॉर्पोरेट दोनों ने मिलकर 51% से ज्यादा पैसा लगाया है, उन फॉरेन कंपनीज को चैप्टर 22 का एप्लीकेबिलिटी आ जाएगा। स्वाहा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो फॉरेन कंपनीज के अंदर इंडियन नागरिक या इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट या दोनों ने मिलकर 51% से ज्यादा पैसा लगाया है, उन फॉरेन कंपनीज को चैप्टर 22 का पूरा कंप्लायंस करना होगा। बट 379 और एक बात बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन exempt certain class of companies, certain class of कंपनीज, कुछ कंपनीज को वो माफ कर सकते हैं कुछ कारण से, कुछ रीजन से, कि देखो भले वो फॉरेन है, देखो भले वो आ गया है, देखो भले उसके अंदर इंडियन सिटीजन एंड इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट ने 51% से ज्यादा पैसा लगाया है। मैं मानता हूं 379, भले 379 उसको लागू हो रहा था, बट हम उस कंपनी को एग्जेम्प्ट करते हैं, उनको चैप्टर 22 लागू नहीं होगा। ये था पुरानी स्टोरी। क्या आपको पुरानी स्टोरी समझी है? 379 की पुरानी स्टोरी मैंने समझा दी। अगर ये समझा ना तो आपको 2 अमेंडमेंट समझ में आ जाएंगे। ये समझा है तो 2 अमेंडमेंट समझ में आएंगे। बेटा मेहनत तो लेनी पड़ेगी यार, मेहनत का कोई एक्सक्यूज नहीं है। अरे क्या 379 समझ आया? स्वाहा। क्या आपको एप्लीकेबिलिटी समझ आया? स्वाहा। क्या आपको एग्जेम्पशन समझ में आया? स्वाहा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 379 के अंदर की जो एग्जेम्पशन की कहानी थी, मेरी जुबानी थी, 379 के अंदर बेटा जी जो गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को एग्जेम कर सकता है, ये बात उन्होंने नए सेक्शन में डाल दी है 393A। चेक करते हैं सेक्शन राइट है या रॉन्ग। देखो 379 के तहत गवर्नमेंट कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को एग्जेम कर सकता था, बट यही बात अब शिफ्ट कर दी गई है। तो ये बात शिफ्ट कर दी गई है अंडर अ न्यू सेक्शन विच इज इंसर्टेड, दैट इज 393A। और अब 393A के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट, 393A के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फॉरेन कंपनीज जो भले इंडिया में है या नहीं है, उन्हें एग्जेम्पशन दे सकती है, उन्हें इंडिया के कंपनी लॉ को फॉलो नहीं करने की जरूरत है। तो गाइस 2 अमेंडमेंट हो गए, एक तो ये यहां से डिलीट हो गया, ये एक अमेंडमेंट हो गया, और एक नया सेक्शन आ गया, वो एक अमेंडमेंट हो गया। 379 के अंदर जो था वो डिलीट हो गया कि गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सीतारमन जी आएंगे और बोलेंगे जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज है उनको कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करना है। पहले वो कौन से सेक्शन में बात बोल सकते थे? सीतारमन जी आ जाएंगे, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हेड, शी विल कम एंड शी विल पास अ रूल, नोटिफिकेशन, कि देखो जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज है इंडिया के अंदर, जो फॉरेन कंपनीज है और इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, उनको चैप्टर 22A कंप्लाई नहीं करना है। वो पहले कौन से सेक्शन में बात बोल सकते थे? पहले कौन से सेक्शन में ये बात बोल सकते थे? बोलिए। 379 में। अब वो कौन से सेक्शन में ये बात बोल सकते हैं? अब ये बात वो कौन से सेक्शन में बोल सकते हैं बेटा? यस, पहले 379 में बोल सकते थे, और अब ये बात हो जाती है 3, देखो तो 2 अमेंडमेंट, 379 से हट गया है प्रोविजो टू 379, और ये डाल दिया गया है 393A, ये डाल दिया गया है 393A। ये नया सेक्शन इंसर्ट किया अमेंडमेंट के तहत। पहले ये सेक्शन ये था 379A1 के अंदर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर थी
अब यही पावर गवर्नमेंट को दे दी है 393A और थोड़ी पावर और बढ़ा दी गई है इसके अंदर, वेरी वेरी क्लियर। तो ये देखो सबसे पहले ओमिटेड प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन ओमिट किया? उन्होंने ओमिट किया 379(1). क्या था ये 379(1)? which has empowered central government to exempt any class of foreign companies। उनको ये प्रोविजन कंप्लाई नहीं करना है। 380 386 392 बाय ऑर्डर पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट हैज बीन ओमिटेड, ये डिलीट किया गया, ये एक अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, तो 379 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पास करके कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को, फॉरेन कंपनीज को एग्जम्पशन दे सकती थी कि देख भाई साहब, चैप्टर 22A के अंदर जो सेक्शन 380 टू 386 है, 392 है, 393 है, ये तुझे कंप्लाई नहीं करना है। बट यही बात ओमिट करके गवर्नमेंट ने कहां डाल दी है? 393A के अंदर डाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एग्जाम एनी क्लास ऑफ फॉरेन कंपनीज or company incorporated outside India, whether the company has business in India or not any business in India, करेक्ट है बात, स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, ठीक है ना, एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पर उन्होंने इनका पावर भी बढ़ा दिया गया है और 393 के अंदर पावर दिया गया है। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? जो भी रहेगा 370 50 51 आपकी कंपनी लॉ में है, ठीक है ना बात, जो भी रहेगा करेक्ट। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको एक्चुअली मेरा पार्टी नहीं 379 समझाना, बस मैं आपको बता रहा हूं कि 379 के अंदर 50 रहेगा 51 रहेगा, वो आप कंपनी लॉ में पढ़ रहे हो। बट ये बोला गया है, सिंपल बात, कंक्लूजन 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 ये है, देखो पहला अमेंडमेंट लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में चेंज आए। लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन कौन सा है? 2 सब सेक्शन 52। अब उस सेक्शन का फायदा लेकर हमने रूल पास किया। कौन सा रूल पास किया? रूल 2 है, किन कंपनी को लिस्टेड कंपनी में नहीं माना जाएगा, रूल 2 है। उसके बाद में तीसरा, हमने 379 के अंदर जो गवर्नमेंट को पावर थी एग्जेम्पशन देने की, वो ओमिट कर दी और ये पावर हमने किधर लाया? नया सेक्शन ऐड किया है 393A। अरे यार वो 50% के लिए मत झगड़ो, मेन प्रोविजन समझना है। वो तो आपके उसके कंपनी लॉ का पार्ट बेसिक एप्लीकेबिलिटी 379 है, नो डाउट अबाउट इट। बट अभी आपको समझ आया है? ठीक है, इज इट कनेक्टेड? थोड़ा बोलने में आगे पीछे हो सकता है बट आपको बेस समझ रहा है क्या? अब आगे बढ़ते हैं, क्या आपको बेस समझ रहा है? तो पहला अमेंडमेंट क्या था मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है जब अमेंडमेंट्स आते हैं, तो क्वेश्चन बनने की संभावना है। पहला अमेंडमेंट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 के अंदर। दूसरा अमेंडमेंट है, ठीक है ना, रूल 2A ऐड किया गया है। ओके, व्हाट इज 2 सब सेक्शन 52 लिस्टेड कंपनी। दूसरा क्या है कि लिस्टेड कंपनी विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड अमेंडमेंट क्या है? सेक्शन 379A के अंदर 379 सब 1 प्रोविजो डिलीटेड और सेम चीज ऐड की है 393A के अंदर, इन्होंने न्यू सेक्शन इंसर्टेड। न्यू सेक्शन इंसर्टेड, ये 4 अमेंडमेंट हो गए। अब मैं आ रहा हूं 5वें अमेंडमेंट पर, वेरी वेरी क्लियर। पेनल्टी में थोड़ा आसानी करिए। पेनल्टी जो है, ठीक है ना बात, उसमें पेनल्टी पहले ज्यादा थी, अब पेनल्टी कम कर दी। और पहले जो ये जो सेक्शन था 44-46B, ये ओपीसी स्मॉल कंपनी को था, अब इसमें ओपीसी को भी फायदा दिया है, स्मॉल कंपनी को भी फायदा दिया है, प्रोड्यूसर कंपनी को भी फायदा दिया है, और अगर मैं बात कर रहा हूं स्टार्टअप्स को भी फायदा दिया। तो पुराना जो सेक्शन था वो फायदा दे रहा था सिर्फ ओपीसी और स्मॉल कंपनी, पेनल्टी में थोड़ा लेसर पेनल्टी कर दी, ठीक है। अब जो फायदा दिया जा रहा है
वो ओपीसी को तो दिया जा रहा है, स्मॉल कंपनी को दिया जा रहा है, स्टार्टअप और प्रोड्यूसर कंपनी को दिया जा रहा है। पहले क्या था, आपको पेनल्टी कितनी थी, यहाँ पर देखो, नॉट मोर देन हाफ ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन सच सेक्शन, जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शन है उसकी आधी आपको देनी है। करेक्ट है बात। अब जो पेनल्टी है वो मैक्सिमम उन्होंने सेट कर दिया है, यहाँ पर सब सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज इन केस ऑफ कंपनी एंड 1 लाख रुपीज इन केस ऑफ ऑफिसर। तो पेनल्टी कम कर दी गई है, दैट इज द नेक्स्ट अमेंडमेंट, जो एक्चुअली ये कंपनी लॉ का पार्ट है, बट इट इज नोटिफाइड इन सेटिंग अप आल्सो, तो वहां पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बट इन शॉर्ट समरी है, कंक्लूजन ये है कि पेनल्टी हैज बीन रिड्यूस्ड, लेसर पेनल्टी इज एप्लीकेबल एंड मोर पीपल आर कवर्ड इन द बेनिफिट। अर्लियर ओनली ओपीसी and small company was covered, and now the OPC, small company, startup and producer companies are covered. Similarly, penalty was half of the amount of penalty in the respective section. Now it is maximum 2 lakh rupees and maximum 1 lakh rupees subject to half of whatever whichever is lower. Are you getting this? तो ये इतना ठीक है, ये आपने ऑलरेडी कंपनी लॉ में किया है। सेक्शन अमेंडमेंट नंबर 6 देखो, रिजर्वेशन ऑफ नेम कितने दिनों के लिए होता है बताइए। जब आप कंपनी, नए कंपनी के लिए जा रहे हो तो रिजर्वेशन ऑफ नेम कितने दिनों के लिए होता है। जब आप स्पाइसी प्लस पार्ट ए फाइल करते हो या रन फाइल करते हो तो रिजर्वेशन ऑफ नेम कितने दिनों के लिए होता है, ये मेरा आपको क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, मैं कमेंट्स के लिए रुका हूं। यस, 20 डेज के लिए होता है। तो पिछले अमेंडमेंट्स में हमने ये बात किया था, गवर्नमेंट ने अब आपको बोला है कि भाई साहब अगर आपके पेपर्स रेडी नहीं हो रहे, 20 डेज में कंपनी फॉर्म नहीं हो रही, आप और एडिशनल 1000 रुपए दे दो, 40 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा, या कुछ अमाउंट और दे दो, 60 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा। याद आ रहा है, पिछला अमेंडमेंट था जिसके तहत आपको बोला गया था, सिंपल बात बोली गई थी कि देखो 20 दिन का रिजर्वेशन है, बट 20 दिन में अगर नहीं हो पा रहा है, पेपर रेडी नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कर दीजिए, एक्सटेंशन फीस दे दीजिए, 1000 रुपए दे दो, 40 दिन बढ़ जाएगा, या कुछ 60 डेज का कुछ फीस था। ये पिछले टाइम आया था, हाँ या ना? करेक्ट है। न्यू कंपनी के लिए 20 डेज था, जिसमें इन्होंने बोला प्लीज पे एक्स्ट्रा फीस। ये नोटिफिकेशन पिछली बार था और ये हमने अमेंडमेंट्स में कवर किए थे कि देखो 60 डेज ऑन पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज, ठीक है ना, मेड बिफोर 40 डेज, एंड बेसिकली 3000 रुपीज if before 20 days whatever may be, ठीक है, 60 days only approval fees may be rupees this made up before। याद है आपको, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए की फीस लेकर आपका रिजर्वेशन ऑफ नेम ऐड हो जाएगा। वेरी ट्रू, ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी बेटा, बताइए। यस। अब अमेंडमेंट नंबर 6 में बोला है कि जो भी, अमेंडमेंट नंबर 6 में क्या बोला गया मैं बता रहा हूं आपको। अमेंडमेंट नंबर 6 में ये बात की गई है कि भाई साहब अब जो आपको एक्सटेंशन मिल रहा है ना, उसकी फंक्शनैलिटी, उसका जो एक एक्स्ट्रा कॉलम हमने ऐड किया है स्पाइसी प्लस पार्टी के अंदर, उसका एक्स्ट्रा कॉलम हमने ऐड कर दिया है स्पाइसी प्लस पार्ट है। तो जब आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, आप फिर से क्या फाइल करोगे, स्पाइसी प्लस पार्ट ए, वहां पर आप डेज डालोगे कितने दिन के लिए एक्सटेंड करना है, फीस का कॉलम भरोगे और सबमिट करोगे। तो गाइस अमेंडमेंट नंबर 6 कुछ भी नहीं है। अमेंडमेंट नंबर 6 ये बोलता है कि हमने आपको एक्सटेंशन का फैसिलिटी दिया था, एक्सटेंशन का फैसिलिटी दिया था, कुछ 1000 रुपए 40 दिन बढ़ेगा, 2000 रुपए से कुछ 60 डेज बढ़ेगा, और आप 20 दिन से 60 दिन बढ़ा रहे हो तो फिर आपको 3000 देना होगा, वो हमने आपको दिया था। उसकी फंक्शनैलिटी हमने ऐड की है। कहां पर ऐड की है बेटा, उस रिलेटेड वो फैसिलिटी लेने के लिए फॉर्म में हमने ऐड किया है कि आप वो एक्सटेंशन का डालो, फीस भरो और आप सबमिट करो। वो फंक्शनैलिटी कौन से फॉर्म में ऐड हुई है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वो फंक्शनैलिटी कौन से सेक्शन में ऐड हुई है, कमेंट सेक्शन में बताइए, बताइए 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 बताइए। The new extend functionality has been introduced as a part of Spicy Plus Part A in line with the rule 9 of extension of reservation of name in certain cases.
यस, बस इन्होंने वही बोला है। क्या आसान जा रही है? हाँ या ना? हमने उसकी फंक्शनैलिटी ऐड की है, उसका कॉलम ऐड किया है, उसका हमने टैब ऐड किया है, वो भर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। बस इन्होंने नोट बता दी, एक जानकारी दी है अमेंडमेंट नंबर 6 के अंदर। करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन चेंज हो गया। करेक्ट है, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन चेंज हो गया है, जो आपको आइडिया है, आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है, बट लेट मी चेक विद दिस। करेक्ट है, ये देखो स्मॉल कंपनी जो है पहले क्या था, 50 लाख रुपीज टर्नओवर एंड 2 करोड़ रुपीज, 50 लाख रुपीज पेड अप कैपिटल एंड 2 करोड़ रुपीज टर्नओवर, ये पहले था। ठीक है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। करेक्ट है, अब क्या हो गया, 2 करोड़ कैपिटल एंड 20 करोड़ रुपीज टर्नओवर, ये हो गया है चेंज। पहले क्या था, 50 लाख, जिसको हमने क्या कर दिया 2 करोड़, और टर्नओवर क्या था 2 करोड़, जिसको हमने क्या कर दिया 20 करोड़। और अब बहुत सारे कंपनीज अब स्मॉल कंपनी का फायदा ले सकते हैं, ये सीतारमन जी ने किया है, और ये अपने सेटिंग अप में भी देख रहे हो, अब कंपनी लॉ में भी देख रहे हो, राइट। तो जो भी पेड अप कैपिटल की लिमिट थी 50 लाख, वो चेंज करके 2 करोड़ कर दी गई है, और जो भी टर्नओवर की लिमिट थी दैट इज बेसिकली 2 करोड़, वो चेंज करके 20 करोड़ कर दी गई है। दिस इज द नेक्स्ट अमेंडमेंट विच इज ऑलरेडी बीन डन। 50 लाख टू 2 करोड़ एंड 2 करोड़ टू 20 करोड़, ये अब आपको याद रखना है। अब स्मॉल कंपनी का फायदा बहुत सारी कंपनियां करेगी, और ये स्मॉल कंपनी में रजिस्टर होगी, और सीएस का काम बढ़ेगा, और उनके कंप्लायंस बढ़ेंगे, और प्रोफेशनल फीस बढ़ेगी। ये बात तो आप एग्री करोगे मेरे साथ, यस और नो फ्रेंड्स? यस और नो? ये हो गया स्मॉल कंपनी का चेंज। अब इसके बाद इन्होंने और एक जानकारी दी है, ये क्या जानकारी दी है, इन्होंने प्रोड्यूसर कंपनी के लिए रूल्स पास किए, और वो रूल्स का नाम है प्रोड्यूसर कंपनी रूल्स 2021। बेटा जी, रूल्स कौन पास करता है, गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी बॉडी? रूल्स कौन पास करता है, गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी बॉडी? जल्दी बताइए। अमेंडमेंट नंबर नेक्स्ट इन्होंने बोला है, द प्रोड्यूसर कंपनी रूल्स 2021 हैज बीन नोटिफाइड व्हिच इज फ्रॉम 11th Feb 2021। तो प्रोड्यूसर कंपनी के लिए एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब गवर्नमेंट रूल्स पास करती है, और अब उन्होंने उस रूल्स का नाम दिया है। ठीक है ना बात, बेसिकली उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी, एक्ट मींस कंपनीज एक्ट, सेक्शन मींस सेक्शन ऑफ द एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग ऐड किया है, और इन्होंने क्या किया है, कुछ चीजें और दी है कि अगर एक प्रोड्यूसर कंपनी आरओ चेंज करता है तो क्या क्या रूल्स कंप्लाई करना है, और प्रोड्यूसर कंपनी को जो रिजर्व्स मेंटेन करना है, वो रिजर्व्स किस फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी को कुछ पैसा रिजर्व में मैंडेटरी डालना पड़ता है, तो वो रिजर्व्स का पैसा एफडी में रख दो भाई, बॉन्ड्स खरीद लो गवर्नमेंट की, बैंकों में पैसा रख लो, या स्केड्यूल बैंकों में पैसा रख लो, या जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वो सब आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात खत्म हो गई। तो इस रूल्स में आपको दो चीजें पढ़ाई जा रही है, कि जब भी प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ दी है 27, 30, 31 रूल्स के अंदर। और जब भी प्रोड्यूसर कंपनी कुछ रिजर्व्स क्रिएट कर रहा है, तो किस फॉर्म में रिजर्व रख सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई है। ये आपको लर्न करना चाहिए, क्योंकि इसमें और कोई तरीका नहीं। समझ आया मेरी बात? आर यू गेटिंग दिस? अब और एक, अब छोटे छोटे, अब देखो मेजर हो गया, बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, ध्यान देना है। सुनो मेरी बात ध्यान से, सबको समझ आया क्या? इज दिस क्लियर? प्रोड्यूसर कंपनी रूल्स 21, आर यू गाइस कनेक्टेड, आर यू देयर? यस ख्याति, प्रोड्यूसर कंपनी अब कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट हो गया है, ये भी अमेंडमेंट का पार्ट है। अब वो कंपनीज एक्ट के अंदर आ गया है, 2013 के अंदर प्रॉपर आया है, ये भी इसके लिए एक अलग से सेक्शन ऐड हुआ है, वो भी अमेंडमेंट का पार्ट है। वेरी क्लियर। अब आते हैं छोटे छोटे और अमेंडमेंट्स में जो दिए हैं। अब ये देखो, जो एजाइल प्रो है, एजाइल प्रो जिससे थ्रू जीएसटी नंबर मिलता है, उसमें एक एडिशनल फीचर ऐड किया। एजाइल प्रो के थ्रू क्या होता है बेटा, एजाइल प्रो के थ्रू आपको बैंक अकाउंट खुलता है, एजाइल प्रो के थ्रू आपको जीएसटी नंबर मिलता है, ईएसआईसी नंबर मिलता है, प्रोविडेंट फंड नंबर मिलता है, और आप बहुत सारी चीजें, पीटी नंबर मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स नंबर मिलता है। एक सिंगल फॉर्म आपको जो 5-6 चीज दे रही है, दैट इज एजाइल प्रो।
आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, पीएफ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, पीटी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है, ये सब एजाइल प्रो में हो रहा है। अब क्या हुआ, जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या किया, जीएसटी नंबर चाहिए तो आधार से लिंक करना पड़ेगा। अब अगर जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है कि जीएसटी नंबर चाहिए तो आधार नंबर मैंडेटरी है, तो ऑटोमेटिकली एजाइल के अंदर जो जीएसटी कॉलम है, अगर आपको जीएसटी चाहिए, आपको जीएसटी नंबर चाहिए, यू वांट टू अप्लाई फॉर जीएसटी, तो डोंट यू थिंक आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा? यस, जब जीएसटी डिपार्टमेंट ही बोल रहा है कि जीएसटी नंबर के लिए आधार जरूरी है, तो वैसे ही जब कोई कंपनी जब अप्लाई कर रहा है और एजाइल प्रो में जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसमें भी आधार का फीचर ऐड किया है। डू यू विश टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन फॉर जीएसटी, यस और नो, ये टिक करना है और आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। ये हुआ है एजाइल प्रो के अंदर। दिस इज द नेक्स्ट एडिशन एंड अमेंडमेंट। तो एजाइल प्रो फॉर्म में एक नई चीज ऐड हुई है, आधार ऑथेंटिकेशन। सर क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि जीएसटी नंबर लेने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, इसीलिए एजाइल प्रो के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। बहुत छोटी छोटी चीज है बट इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो क्या? हाय अना, हाय अना, यस और नो, आर यू कनेक्टेड, आर यू देयर? देखो रीड करो, ये रीड करो, एक सेकंड रीड करो। ओके, आगे बढ़े। अब अगला अमेंडमेंट आएगा, दैट इज नेक्स्ट अमेंडमेंट इज बेसिकली अब गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगा सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर, सीएससी। सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर आपके सारे फॉर्म्स को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, उनको अगर कुछ भी कंट्रोवर्सी लगा, आपने जो जो फाइलिंग्स की है, तो वो इमीडिएटली आरडी और आरओसी को इंटीमेट करेगा कि देखो ये कंपनी ने फॉर्म भरा है, इसमें डिस्क्रिपेंसी लग रही है, इसमें प्रॉब्लम लग रही है। तो ये जो सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर, ये इसकी स्थापना हो करेगी, कौन करेगा यहाँ पर? दैट इज डन बाय बेसिकली द गवर्नमेंट। और ये सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर स्क्रूटिनी करेगा, सारे फॉर्म्स को वेरीफाई करेगा, ऑथेंटिक करेगा, चेक करेगा। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर सीएससी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर फॉर कैरिंग आउट स्क्रूटिनी ऑफ स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसेस ई फॉर्म्स फाइल्ड बाय द कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट and the rules made thereunder, which will come into a force on 23rd March 2021. तो yes, there are 3-4 more amendments, ध्यान देना बेटा। तो सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर जो है, ये गवर्नमेंट स्थापना कर रही है। इसकी स्थापना ऑलरेडी एक लोग IICA, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके जगह पर गुड़गांव हरियाणा में ऑलरेडी हो चुका है। और ये क्या करेगा, ये एक क्रॉस चेक करेगा, स्क्रूटिनी करेगा, और उसको लग रहा है तो वो कंसर्न्ड आरओसी को जाकर एक्शन लेने बोलेगा कि देखो ये कंपनी ने फॉर्म फाइल किया, इसमें डिस्क्रिपेंसी है और इसमें ये प्रॉब्लम है, वो वेरीफाई करेगा। तो अब कंप्लायंस और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और अब लोग गलत जानकारी नहीं दे सकते। तो सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर की स्थापना गुड़गांव हरियाणा में हो चुकी है। IICA, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कैंपस में हो चुकी है। ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्थापित हुआ है। ये जो आया है दैट इज फ्रॉम 23rd मार्च 2021। ये आपके सारे फॉर्म्स को स्क्रूटिनाइज करेगा, जितने भी कंपनीज एक्ट और कंपनी रूल्स में फाइल हुए हैं, और अगर उन्हें लग रहा है, स्क्रूटिनी करने के बाद वो कंसर्न आरओसी को बताएगा कि देखो ये गलतियां है। वेरी वेरी क्लियर, आर यू गेटिंग दिस? उसके बाद में नेक्स्ट अमेंडमेंट है, दैट इज प्रोड्यूसर कंपनी, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। प्रोड्यूसर कंपनी रिलेटेड हमने नया चैप्टर इंसर्ट किया है,
दैट इज चैप्टर नंबर 21A। और अब जो 1956 एक्ट का जो रेफरेंस था प्रोड्यूसर कंपनी का, जरूरत नहीं है आपको अब यहीं पर ध्यान देना है। दैट इज बेसिकली न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 21A प्रोड्यूसर कंपनी, द फर्स्ट प्रोविजन 465 डिलीट कर दिया है क्योंकि वो 1956 एक्ट को रेफर कर रहा था। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही प्रोड्यूसर कंपनी के सेक्शंस है। क्लियर कट हो गया। तो ये आपके टाइप्स ऑफ कंपनीज के अमेंडमेंट खत्म हो गए। अब और एक चैप्टर है दैट इज बेसिकली कन्वर्जन में ओपीसी पे थोड़ा सा ध्यान देना है बस। तो ये आपका फोकस हो जाता है। तो गाइस देखो हमने चैप्टर 21 कवर अप किया जिसमें पीपीआईआरपी की बात हुई। चैप्टर नंबर 13 में बात हुई है उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड एमएसएमई के डेफिनेशन में चेंजेस हुए। चैप्टर 3 के अंदर, चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर जो है, इसमें टू जो है, सॉरी नॉट 3, 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर अगर आप देखते हो, एक तो एजाइल प्रो में जीएसटी का एक ऐड हुआ है। उसके बाद में स्पाइसी प्लस पार्टी के अंदर एक एक्सटेंशन की फैसिलिटी ऐड हुई है। उसके बाद में प्रोड्यूसर कंपनी के रूल्स पास हो गए। प्रोड्यूसर कंपनी के सेक्शंस कंपनीज एक्ट में आ गए हैं, बस इसकी जानकारी दी है। उसके बाद में हमने सीएससी की स्थापना करी है, सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर्स की स्थापना करी है। उसके बाद में हमने क्या किया है, ये देखो हमने क्या किया है यहाँ पर प्रोड्यूसर कंपनी के रूल्स के बारे में बात किया, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में चेंज लाया, लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में चेंज लाया, लिस्टेड कंपनी के थ्रू हमने रूल्स पास कर दिए हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं गाइस, यहाँ देखो फॉरेन कंपनी रिलेटेड सेक्शन 379 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर थी वो हमने नए सेक्शन ऐड किए 393A। करेक्ट है गाइस, समझे मेरी बात। अब आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स कन्वर्जन। कन्वर्जन में मैं आपको एक समरी बता देता हूं क्या है कन्वर्जन के अंदर। एक जो है वो ठीक है, कन्वर्जन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या था, ओपीसी कौन बना सकता था, ही शुड बी अ सिटीजन, ही शुड बी नेचुरल पर्सन एंड ही शुड बी रेसिडेंट। ये तीन बातें थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। ही शुड बी व्हाट, he should be natural person, he should be what, resident प्लस सिटीजन, तो ही वो ओपीसी बना सकता है या ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। गाइस अब वो रेसिडेंट हो या ना हो, अगर वो सिटीजन है और वो नेचुरल पर्सन है, वो इंडिया में रहता है या बाहर रहता है, स्टिल ही कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी। रेसिडेंट हटा दिए, रेसिडेंट वर्ड को ओमिट किया गया, डिलीट किया गया। और अब आप भले आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, बट आप इंडिया के नागरिक हो, आप इंडिया के सिटीजन हो। मयूर अग्रवाल इंडिया का सिटीजन है बट मयूर अग्रवाल यूएस का नॉन रेसिडेंट है, स्टिल आई कैन मेक ओपीसी। रेसिडेंट वर्ड को डिलीट किया गया और ऐसा बोला गया कि अब रेसिडेंट के लिए पहले 182 डेज का क्राइटेरिया था, अगर अब ये चेंज होके 120 डेज का क्राइटेरिया किया गया फॉर ओपीसी। पहली बात रेसिडेंट टर्म है नहीं, बट अगर रेसिडेंट का कोई कुछ उल्लेख आता है तो अब 182 डेज नहीं, आपको 120 डेज भी आपने कंप्लाई किया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो दो चीजें हैं, पहली बात एक नॉन रेसिडेंट जो सिटीजन है वो ओपीसी बना सकता है, और अगर रेसिडेंट की कुछ बात होती भी है ओपीसी के लिए, उसके लिए कितने दिन का क्राइटेरिया है, 182 डेज है रेसिडेंट बनने के लिए या 120 डेज का क्राइटेरिया किया है, 120 डेज का क्राइटेरिया किया गया है टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। तो गाइस ये देखो अमेंडमेंट क्या है, फॉर द वर्ड्स रेसिडेंट इन इंडिया, the words whether resident in India or otherwise has been substituted, मतलब वो रेसिडेंट है या नहीं है चलेगा, and for the words 182 days the words 120 days has been substituted। तो पहले सिर्फ रेसिडेंट था, अब वो बोला है रेसिडेंट और अदरवाइज, पहले रेसिडेंट था अब बोला रेसिडेंट और अदरवाइज बोल दिया, अदरवाइज मतलब नॉन रेसिडेंट, और पहले 182 डेज था ये सब्स्टिट्यूट कर दिया 120 डेज, तो ये चेंज आ गया। उसके बाद में अगला देखो आपने पढ़ा था ओपीसी का कन्वर्जन, ओपीसी का कन्वर्जन पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी याद आ रहा है, दो टाइप थे कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन था कंपलसरी कन्वर्जन और दूसरा टाइप था
दैट इज वॉलेंटरी कन्वर्जन, कंपल्सरी एंड वॉलेंटरी। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब क्या था कंपल्सरी, अगर आपका पेड अप कैपिटल क्रॉस होता है 50 लाख से ज्यादा और आपका टर्नओवर क्रॉस होता है 2 करोड़ से ज्यादा, तो आपको कोई भी हालत में कंपल्सरी कन्वर्जन करना है। ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, मतलब अब कंपल्सरी कन्वर्जन का पॉइंट आता ही नहीं। आप ओपीसी है, आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख हो गया, आपका टर्नओवर 2 करोड़ हो गया, आप कन्वर्ट करो चलेगा, आप कन्वर्ट नहीं करो तो भी चलेगा, आप कन्वर्जन करो तो चलेगा, अब आप कन्वर्ट करो नहीं तो भी चलेगा। हम आपको मैंडेटरी कन्वर्जन नहीं करने बोलेंगे, आपकी इच्छा है तो कन्वर्ट करो, नहीं इच्छा है तो मत करो। समझ आया मेरी बात? तो अगर ओपीसी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो गया और अगर ओपीसी को पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा क्रॉस हो गया, क्या ओपीसी को कंपलसरी कन्वर्जन करना पड़ेगा? हाँ या ना, यस और नो, बोलिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर ओपीसी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गया, क्या अभी इनको कंपलसरी कन्वर्जन करना पड़ेगा? हाँ या नो, अभी आज के डेट पे। नहीं करना पड़ेगा, वेरी वेरी क्लियर। तो गाइस ये उन्होंने ओमिट किया, ये डिलीट किया इन्होंने, और अब इन्होंने फ्रीडम दिया है कि भाई तुम कन्वर्ट करो मत करो चलेगा, हम मैनेज कर लेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब उस रिलेटेड जहां जहां वो 50 लाख और जहां जहां ये 2 करोड़ का पॉइंट डाला था, वो सब हर रूल 6 में डाला था तो वहां डिलीट किया। फिर उसके बाद में उन्होंने रूल 7 में डाला था, उन्होंने ओमिट कर दिया 7(1) के अंदर, उन्होंने सब जगह पे डिलीट कर दिया। ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली फॉर्म आईएनसी 5 जो है वो डिलीट हो गया। याद आ रहा है कन्वर्जन के लिए 2 फॉर्म है, यस, फरीन शेख मैंडेटरी कन्वर्जन डिलीट हो गया। तो कन्वर्जन के लिए क्या था, ओपीसी टू प्राइवेट और ओपीसी टू पब्लिक, ये कन्वर्जन करने के लिए एक तो आईएनसी 6 था, और अगर आपका लिमिट क्रॉस होता है तो पहले आईएनसी 5 करके इन्फॉर्म करो और आईएनसी 6 फिर कन्वर्जन के लिए फाइल करो। तो पहले आपको इंटीमेट करना पड़ता था इन आईएनसी 5 एंड देन कन्वर्ट बाय फाइलिंग आईएनसी 6। बट अब जब कंपलसरी कन्वर्जन डिलीट हो गया, क्या आईएनसी 5 अब फाइल करने की जरूरत है? क्या अब आईएनसी 5 फाइल करने की जरूरत है? पहले आईएनसी 6 से कन्वर्जन होता था और आईएनसी 5 में इंटीमेट करना पड़ता था कि देखो भाई मेरा टर्नओवर क्रॉस हो गया, मेरा पेड अप कैपिटल क्रॉस हो गया। बट अब क्या आपको आईएनसी 5 देखो, द आईएनसी 5 हैज बीन ओमिटेड। तो जहां जहां पे ये 5 लाख पेड अप कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़ की बात हो रही थी, वो सारे रूल्स में रिस्पेक्टिव रूल्स के अंदर, जैसे रूल 6 के अंदर कन्वर्जन प्रोसेस था, ठीक है ना, रूल 7 के अंदर था, तो वहां वहां सब जगह पे ऑटोमेटिकली कन्वर्जन रिलेटेड रूल्स में वो डिलीट करना पड़ा। तो अभी आईएनसी 5 की कोई जरूरत नहीं है। बट एक बात याद रखना, जब ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने जा रहा है, इनकॉर्पोरेट फर्स्ट टाइम बनाने जा रहा है, तो उनको वो टर्नओवर और बेसिकली पेड अप कैपिटल दिखते हैं। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है या पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है, ओपीसी का ऑप्शन मिलेगा ही। बट आपने बना लिया पेड अप कैपिटल 10 लाख और टर्नओवर 20 लाख, अब आप ओपीसी बना लो, उसके बाद आपका बिजनेस बढ़ गया, आप कन्वर्ट करो चलेगा, नहीं करो चलेगा, इट इज योर ऑप्शन। बनाते समय आपका टर्नओवर और पेड अप कैपिटल कम होना चाहिए, बनने के बाद अब आपको कन्वर्ट करना है करो, मत करना है मत करो, यू हैव एन ऑप्शन टू कंटिन्यू विद द वॉट एवर द लिमिट्स आर। गेटिंग माय पॉइंट? तो कन्वर्जन में प्रॉब्लम है, बनाते समय तो ये लिमिट रहनी चाहिए, मैं कन्वर्जन में अमेंडमेंट आया है ये मैंने आपको बोला है। तो ये जो रूल 7 है ना, 6, 7, ये सब रूल्स में ना जहां जहां ये था डिलीट किया गया और उसको अपडेट किया गया, यही मेन है। ऑल द अमेंडमेंट्स आर कंप्लीटली डन गाइस। बाकी एक जो स्टार्टिंग में पैराग्राफ दिया है दैट इज नॉट सो मैंडेटरी, ये जो कन्वर्जन का पहला वाला है ना, ये उन्होंने कुछ छोटी छोटी चीजें लाई है, वो इतना मैंडेटरी नहीं है। बट बाकी मैंने कंप्लीट अमेंडमेंट्स कर लिए हैं।
लेक्चर होने के बाद मैं जैसे स्टॉप करूंगा, आई विल पुट द नोट्स। मैंने गलत नोट्स, गलती से पीडीएफ गलत शेयर किया है, आई जस्ट शेयर द लिंक अगेन इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन। पक्का नोट्स एक बार लेक्चर होने के बाद लंच करके देख लेना। दूसरी बात है, आगे के जो 7 डेज की सीरीज है, बहुत दिल से और अटेंटिवली अटेंड करना। ओके, 100% यू विल गेट अ बेनिफिट। एंड वॉट एवर यू थिंक, like I have decided my 7 days plan, but you can still put your requirements in the comment section, not in the chat section, but in the comment section, क्योंकि chat disappear हो जाता है, comment section दिखता है। और yes, you can put more queries also, and yes, the feedback as well. Okay, तो मैंने आपको बता दिया है, there are 4 chapter amendments, 21, उसके बाद में chapter 2 में बहुत सारे amendments हैं, chapter 13 में है, chapter 12 में conversion OTC related में ज्यादा है, वो जो कंपलसरी कन्वर्जन है वो डिलीट हो गया है, और अब वो रेसिडेंट भी हट गया है। वेदर यू आर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, आप ओपीसी बना सकते हो। और अगर रेसिडेंट की बात हो भी रही है, वो 182 की जगह 120 डेज हो गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। यस, चैप्टर वाइज 100, ये जो सेंचुरी सीरीज है वो चालू हो रहेगा। Okay, guys, it was a lovely journey with you, and let's catch tomorrow again every day at 11:30 for 7 days. Let us make the best and be connected. Thank you. Bye bye. Take care. Thanks a lot. Bye bye. अवनी राठी, PPIRP कुछ भी नहीं है। MSME को रेजोल्यूशन प्रोसेस आसान करने के लिए उनके लिए अलग से लाया, दैट इज प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान। एमएसएमई, जो हम गवर्नमेंट एमएसएमई को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्हें पीपीआईआरपी लाया है। वेरी वेरी क्लियर है, उसमें आसान तरीका लाया है, दैट्स वेरी क्लियर। विवेक, सेंचुरी सीरीज में जहां जहां मुझे लग रहा है मैं कवर अप करूंगा। केस स्टडी एज सच नहीं, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन केस। यस, तनिष्का बजाज, 100% कैप्सूल सीरीज मैराथन पहले के आप बिंदास देखो, बहुत काम की चीज है। एंड यस, आपने देखना ही चाहिए। अब रेगुलर पढ़ाई होगी, मैराथन देखो, कैप्सूल सीरीज देखो, अब सेंचुरी सीरीज आ रही है, और अमेंडमेंट देखना है। वेरी वेरी क्लियर। यस, मिनुता गोदा, ओनली दीज आर दी अमेंडमेंट्स, और इसके नोट्स में अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। आर यू गेटिंग दिस? यस, शुभम शर्मा, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया, चैप्टर 2, चैप्टर 13, चैप्टर 12 एंड चैप्टर नंबर 21 में अमेंडमेंट्स हैं। क्या थी, उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक रेफर करना है, टैक्समैन क्रैकर का, बढ़िया रहेगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑथर्ड दैट। डू शेयर दी अमेंडमेंट वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, सो दैट वो स्किप ना करें। बच्चे क्या करते, देख लेंगे देख लेंगे, दे आर डिलेड विद थिंग्स, सेंस नहीं बनता है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क? अवनी राठी, टेस्ट सीरीज का सर ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है, राज सर ने। ओके, आप वो अनाउंसमेंट वीडियो देख लीजिए, आपको समझ जाएगा। माय प्लेजर, मिनुथा गोदा। कीप ऑन अटेंडिंग द सेशंस एंड एनहांस योरसेल्फ। छोटे छोटे कंसेप्ट ऐसे ही मार्क्स ऐड करते हैं, यही एग्जाम है। आप बहुत कुछ पढ़ के गए, बट कुछ छोड़कर चले गए तो सेंस नहीं बनेगा, ये चीज करनी पड़ेगी। सुजाता, इट वुड बी चैप्टर वाइज। शीतल, तो अभी प्रैक्टिस करिए आप, नहीं है तो अभी करो, द लॉट ऑफ टाइम नाउ, यू कैन स्टिल डू इट। शीतल चौहान, थैंक यू अभिनीत, माय प्लेजर। प्रैक्टिस करते रहो भाई। यस, बाय बाय गाइस, टेक केयर, विल मीट टुमारो, बाय बाय।